एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीजीटी पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। लेकिन उससे पहले कितनी बार हर वीडियो में बोलकर जाती हूँ, बिल्कुल चीख चीख कर बता के जाती हूँ कि बेटा ये एमसीक्यू सीरीज बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप करें, उससे पहले उस टॉपिक की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जब मैं डेमोक्रेसी और एजुकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, तो उससे पहले आपको उस टॉपिक की फुल नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को बार बार बोल के जाती हूँ कि बेटा सारा का सारा सिलेबस मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। आपका कुछ वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस में है, 18-19 वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने बनाई है, ठीक है। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगी। स्पेशली जो पहली यूनिट है, जो कि आपकी 30 नंबर तक की आप लोगों से पूछी जाएगी, जिसमें से 22 से 28 क्वेश्चन आने का बता ही रखा है, उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि 22 से 28 क्वेश्चन इस पहली यूनिट से आएंगे, जिसमें फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पार्ट है। तो वो मैं बिल्कुल करवा चुकी हूँ आप लोगों को। लेकिन आप क्या करें, सिर्फ एमसीक्यूज के पीछे पड़े हुए हैं। जो टॉपिक मेन करवाया है उस वीडियो पे तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी मैं टॉपिक एमसीक्यूज भी मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी रहे। और उस एमसीक्यूज वाली वीडियो को करने से पहले हर वीडियो में आपको बोल के जाती हूँ कि बेटा इस टॉपिक को जरूर देख लेना, सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, टॉपिक तो देखते नहीं हो, सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं होगी, वहां पर हजारों चीजें मैंने बता रखी है। मेन जो चीज है वो वहीं से क्लियर होगी, टॉपिक वहीं से क्लियर होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम बहुत इजी है। बेटा बहुत इजी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है जो एजुकेशन सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, या जिन्होंने मतलब सीटेट में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर इतना हाई लेवल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के भी बच्चे हैं, कोई और सब्जेक्ट हैं जिन्होंने ये प्रोफेशनल, जिन्होंने पेडागोजी पढ़ाई नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, पेपर जो होगा ना वो सारे सबको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि भाई नेट वाला, यूजीसी नेट वाला आपका मतलब लेवल रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को तो लगता है नहीं कि नहीं इजी नहीं है। बिल्कुल मैं हर तरह की क्वेश्चंस इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप जो वीडियो है, मेन वीडियो है, उस पर जरूर जाइएगा, वहां से सारी चीजें आपको बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करवाती हूँ। हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को थोड़ा मतलब लग रहा हो कि मॉडरेट लेवल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब तरह के बच्चे हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने पेडागोजी पढ़ाई नहीं है उनके लिए तो ये सारी चीजें भी बहुत टफ है। तो पेपर जो बनेगा वो इसी तरह से बनेगा कि उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ सिंपल भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, और कुछ का लेवल थोड़ा सा हाइयर रहेगा, ठीक है। तो वो भी आप, अब क्या है कि हर इस टॉपिक, जैसे ये टॉपिक है या दूसरा टॉपिक था, वैल्यूज वाला टॉपिक था, वैल्यू एजुकेशन वाला था, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो कुछ एक टॉपिक यहाँ पर आपके रेयर है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मैं कहां से लेकर आऊं, ठीक है। तो मैं बहुत सारे सोर्सेज से उस टॉपिक से निकाल कर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ठीक है। तो कुछ रेयर टॉपिक है, वो वहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को भी नहीं मिलेंगे। हाँ, आगे आने वाली जो वीडियोज रहेंगी उनमें लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, मोटिवेशन का हो गया, लर्निंग का हो गया, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जो बिल्कुल कॉमन है, सीटेट में भी है, यूजीसी नेट में भी है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जो टफ वाले एमसीक्यूज रहेंगे वो मैं बिल्कुल लगाऊंगी, लेकिन हर टॉपिक में पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ तो ये वाली बात बतानी थी। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मैडम बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, तो मैंने लाइट वाला कर दिया है। अगली वीडियो में मैं व्हाइट ही करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा जो पेन टैबलेट था वहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो टेक्निकली चीजें सोल्व नहीं कर पा रही थी। तो मेरा जो छोटा सा बेटा है उसने ही इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लाइट कर दी है, नहीं तो मेरा पेन टैबलेट ही काम नहीं कर रहा था व्हाइट स्क्रीन पर। अभी हो गया है ठीक, तो मैं आगे से व्हाइट स्क्रीन भी ले आऊंगी। अगर आप लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है तो ये हल्का सा मैंने ग्रेडियंट इंक्लूड कर दिया है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं मैडम आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही रखना है, तो वो भी बता दीजिएगा। एक कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैडम आपकी लाइव क्लासेस कब रहती हैं, तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं लाइव सेशंस लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो लाइव सेशन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो को मेरे को बीच में कट करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइव में पॉसिबल नहीं है, तो लाइव में अभी आती नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में अगर मेरे को ठीक लगेगा तो हो सकता है मैं ले लूँ, बट छोटे सेशन ही रहेंगे, वो बड़े सेशन नहीं रहेंगे। आप लोगों की जैसे कुछ क्वेरीज वगैरह से रिलेटेड है, उनके लिए शायद मैं लाइव आप लोगों का स्टार्ट कर दूं। तो जो भी कुछ आप मेरे को बताना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। हर वीडियो के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, और जो करंट वीडियो होता है उसी पे सबसे ज्यादा बताया करो, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा मतलब रहता है कि आज की वीडियो मैंने डाली है, तो उस वीडियो पे आपकी जो भी क्वेरीज रहती है सारी बताया करो, सभी के आंसर मैं करती हूँ, ठीक है। उसके लिए डरने की जरूरत नहीं कि लाइव सेशन में आपकी प्रॉब्लम सोल्व होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जो भी कुछ मेरे को बताएंगे वो मैं सारी चीजों को ध्यान में
रखती हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, जो भी आपका कुछ भी क्वेरीज रहता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो सभी को कंसिडर करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेरीज थी आप लोगों की, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है। आज की इस वीडियो में देखिए डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाला टॉपिक रहेगा और दूसरा रहेगा एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन वाला। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम से इसी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने इक्वलिटी वाला पार्ट डिस्कस करा है, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का मेन वीडियो तो वही है, लेकिन कुछ पार्ट वहां पर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो वो पार्ट आज की जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक था, जो पार्ट था उस वीडियो का, वो मैंने छोड़ दिया था। और एजुकेशन और इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक था वो मैंने नहीं करवाया था, तो पहले उस टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट रहेगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन वाला टॉपिक समझेंगे। उसके बाद 50 एमसीक्यूज को मैंने इंक्लूड किया है, वो जो लेवल है वो आपको मेरी नजर में तो वो बहुत ठीक है, ठीक है। उस तरह से आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको आज की वीडियो में भी लगता है कि नहीं मैडम और थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, तो जो आगे साइकोलॉजी वाली वीडियोस रहेंगी उनमें मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके लेके आऊंगी। एमसीक्यूज की बात कर रही हूँ, ठीक है। टॉपिक तो बहुत डिटेल में करवाती हूँ, वो तो समझ लेंगे, तो एमसीक्यूज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से ही चीजें क्लियर होंगी, टॉपिक कॉन्सेप्ट से ही चीजें क्लियर होंगी, ये मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का जो रिमेनिंग पार्ट था वो क्या था? ह्यूमन राइट्स एजुकेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड्स राइट, यानी कि ह्यूमन राइट्स में स्पेसिफिकली बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। तो बेसिक से थोड़ी थोड़ी चीजें समझाती हुई चलूंगी, फिर हम चाइल्ड्स राइट पे आएंगे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स में क्या आ जाता है? इज ऑल इनकम्पासिंग, मतलब सब कुछ आ जाएगा। क्या क्या? सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ग्रुप, कलेक्टिव राइट्स, हर तरह के अधिकारों की बात की गई ह्यूमन राइट्स, चाहे वो नेगेटिव राइट्स हो चाहे पॉजिटिव राइट्स हो। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं भाई, राइट्स क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन है, यानी कि किसी भी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन है राइट, यानी कि आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है उसका डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि आपके जो अधिकार है वो आपको मिलने चाहिए, ठीक है। तो राइट्स क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन है किसी भी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आपका जो अधिकार है वो आप ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेसर होफेल्ड्स 4 एलिमेंट्स ऑफ राइट, यानी कि प्रोफेसर होफेल्ड ने राइट्स के 4 मतलब एलिमेंट्स बताए हैं, 4 तत्व उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? क्लेम राइट्स, लिबर्टी राइट, पावर राइट्स और इम्यूनिटी राइट्स, ठीक है। क्लेम में मतलब आप कोई चीज क्लेम कर सकते हो, जैसे पेंशन की अगर हम बात करें, जो कि सीनियर सिटीजनशिप का राइट है, वो अपनी पेंशन को क्लेम कर सकते हैं। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी जैसे राइट टू लेजर, लाइफस्टाइल चॉइसेस हो गया। पावर राइट्स यानी कि आपका अधिकार है भाई, वो आपकी जमीन है, मान लीजिए कोई जमीन है, ठीक है, वो आपकी है तो उस पर आपका अधिकार है, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड्स राइट टू अल्टर रेंट, भाई कोई भी किसी को किराए पे रख सकता है, किसी को हटा सकता है, ठीक है, वो उसका अधिकार है। इम्यूनिटी राइट्स में क्या होता है कि भाई जो डिफेम वगैरह होता है उससे बचाता है, जैसे पार्लियामेंट वगैरह में एमपी वगैरह यूज करते हैं कि कोई भी डिफेम वगैरह से बचाने के लिए उसका यूज कर सकते हैं इम्यूनिटी राइट का, ठीक है। अपने आप को डिफेम से बचाने के लिए, वो दंड या कार्यवाही से बचाने के लिए ये राइट होता है। इसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि ह्यूमन राइट्स की प्रकृति कैसी होगी, उनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, मानव अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं होंगी। देखिए मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए स्लाइड्स इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने ये पोर्शन इंक्लूड किया है, ठीक है। तो हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उनको डरना नहीं है, मेन मेन चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझ आने चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो कैसा नेचर रहेगा ह्यूमन राइट्स का? यूनिवर्सल एंड इनअलाइनेबल, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, चाहे आप इंडिया में रहें चाहे किसी दूसरी कंट्री में रहें, जो आपका राइट है वो आपका राइट है, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इनके आधार पर किसी के साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ये सभी के लिए है, ठीक है। कल्चरली न्यूट्रल है, यानी कि कल्चर का, ह्यूमन आइडियोलॉजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेशनल बाउंड्रीज से बियॉन्ड है, ठीक है, मतलब कहीं पर भी आप रहें, किसी भी तरह के कल्चर में रहें, जो ह्यूमन राइट्स है वो है ही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, इसमें सभी सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, कलेक्टिव सभी तरह के राइट्स आ जाएंगे। इनडिविजिबल और इंटरडिपेंडेंट है, इनडिविजिबल है, यानी कि इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनको आप रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते कि भाई ये पहले नंबर पर रहेंगे, ये वाले राइट्स पहले नंबर पे रहेंगे। जैसे पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये पहले पे रहेंगे, दूसरे पे रहेंगे, सोशल जो राइट्स है वो दूसरे पे रहेंगे, या सिविल वाले तीसरे पे रहेंगे, बिल्कुल नहीं।
आप इनको रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये इंटरडिपेंडेंट है। कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये सिविल राइट्स है, ये पॉलिटिकल राइट्स है, ये इकोनॉमिक है, ये सोशल है, ये कल्चरल है, ये कलेक्टिव है, ये ग्रुप राइट्स है, ठीक है। यानी कि इनको डिवाइड या रैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, नोट एब्सोल्यूट है, ठीक है। यानी कि इनको लिमिट भी किया जा सकता है पब्लिक इमरजेंसीज के टाइम पर, ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो बिल्कुल जो बता दिया वो ही है, नहीं, इनको लिमिट भी किया जा सकता है, ठीक है। जब भी कोई मतलब उसमें कंट्री में कोई किसी प्रकार की इमरजेंसीज आती है तो इनको एब्सोल्यूट नहीं है, इनको लिमिट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, नेचर क्या रहेगा, इसके बाद हम बात करेंगे राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूएन यानी कि बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में बात की गई है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में यूनेस्को की हम बात करें, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये बना था। इसके मेजर गोल क्या है यूएन का, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है जो कि 1945 में बना था, उसका मेन मकसद क्या है कि भाई संसार में वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है, कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, जो भी जितने भी देश हैं वहां पर कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, और जितने भी मतलब टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर, यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है हर जगह। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हर कंट्री जो है वर्ल्ड का, हर कंट्री इसका मेंबर है यूएन का, ठीक है। आई होप कि यूएन का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन राइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट एजुकेशन की क्या आवश्यकता आन पड़ी, कि क्या जरूरत आन पड़ी। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम सबसे पहला नाम किसका ध्यान में आता है, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म में ही सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, तब बना था। ये क्या प्रमोट करता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जब ह्यूमन राइट एजुकेशन की हम बात करते हैं तो किसका नाम आता है, यूनेस्को, ठीक है। ये पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है, कौन कौन से एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड में। इसके अलावा जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना है, उस चीज के लिए भी वो बात करता है कि भाई जो भी जस्टिस ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, उस चीज पर फोकस करता है। पीस और सिक्योरिटी पूरे संसार में, मतलब पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, कोलैबोरेशन को मतलब प्रमोट करता है, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी, इन सारी चीजों पर ही फोकस करते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कौन से औजार, कौन कौन से समझौते, कौन कौन सी ट्रीटीज हैं। तो 9 ट्रीटीज बताई गई है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म जैसे यूडीएचआर दे दिया आपको, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आईसीसीपीआर हो गया, ठीक है, सीआरसी हो गया, सीईडीडब्ल्यू हो गया, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 9 संधियां हैं ये, ठीक है, ये संधियां हैं, समझौते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसको आईसीसीपीआर कहेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हो गया। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों से रिलेटेड है ये सीआरसी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, यानी कि औरतों के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे रिलेटेड है ये सीईडीएडब्ल्यू, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, टॉर्चर के खिलाफ समझौता है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो यानी कि जो विविधताओं वाले जो डिसेबल पर्सन है उनके क्या अधिकार होंगे उनसे रिलेटेड समझौता है। कन्वेंशन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड है। कन्वेंशन ऑन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ठीक है। ये 9 समझौते बताए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो कुछ एक फुल फॉर्म्स आपको जो दे रखी है जैसे यूडीएचआर हो गया, आईसीसीपीआर हो गया, सीआरसी हो गया, सीईडीएडब्ल्यू, तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए किनसे ये रिलेटेड है, ठीक है। तो 9 संधियां हैं, 9 समझौते हैं ये इंटरनेशनल लेवल। अब इसमें जो सबसे पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आगे हम बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड चीजें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स शॉर्ट में क्या है, यूडीएचआर, ठीक है, 1948, ठीक है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था, ठीक है। क्या एक यूनाइटेड नेशंस का ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 1948 में क्रिएट किया गया था, ठीक है, क्रिएट किया गया था। क्या नाम है इसका, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इसमें हर पर्सन के बारे में, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड हैव, यानी कि इसमें उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया जो हर व्यक्ति को मिलने चाहिए। सभी के क्या मौलिक अधिकार रहेंगे,
फंडामेंटल राइट्स क्या रहेंगे एवरी पर्सन के, ठीक है, बच्चों की बात नहीं की गई, वीमेन्स की बात नहीं की गई, इसमें सब आ जाएंगे, मतलब सभी लोग आ जाएंगे, इसमें बच्चे भी आ जाएंगे, वीमेन भी आ जाएंगे, औरतें भी आ जाएंगी, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑफन वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन एंड निग्लेक्ट, यानी कि इसमें बच्चों के अधिकार भी इसमें बताए गए हैं, क्योंकि बच्चे शोषण और उपेक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो ये 1948 में यूएन का ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यूएन के द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था, जिसका नाम क्या है यूडीएचआर, जो कि जिसमें सभी के अधिकारों की बात की गई है। अब देखिए 1948 में इसको क्या किया गया, क्रिएट किया गया। अब इसके बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। 1959 में क्या होता है, इसको अडॉप्ट किया जाता है यूएन की जो जनरल असेंबली थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा 20 नवंबर 1959 में इसको अडॉप्ट किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि ये डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसमें सिर्फ बच्चों के अधिकारों की बात की गई। किसमें, 1959 वाले में। इसमें क्या क्या था, इसमें 10 प्रिंसिपल बताए गए हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड थे। फोकसिंग ऑन प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली केयर एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। अब इस डिक्लेरेशन में जो 1959 का डिक्लेरेशन है, उसमें मेजर राइट्स क्या क्या बताए गए, तो ये सारे मेजर राइट्स हैं, यानी कि बच्चों के अधिकारों की बात की गई है। प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, मतलब बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स अगेंस्ट विल, यानी कि बच्चे जब तक नहीं चाहते तो माता पिता से उनको जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए। केयर बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा बच्चों की देखभाल की जानी चाहिए। राइट टू अ नेम, नेम का अधिकार है उनको, ठीक है। बेसिक एजुकेशन इन मदर टंग, यानी कि मदर टंग में बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड से सुरक्षा। ये सारे मेजर डिक्लेरेशन है, मतलब मेजर राइट्स हैं। किसमें बताया गया है, 1959 वाला जो डिक्लेरेशन था, उसमें बच्चों के क्या क्या अधिकार रहेंगे उसकी बात की गई, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो 1959 वाले डिक्लेरेशन में बच्चों के कौन कौन से मेजर राइट्स रहेंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद क्या होता है 1989 में, ठीक है, क्या बनकर आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यूएनसीआरसी, ठीक है। यूएनसीआरसी बना 1989 में। अब इसमें क्या बताया गया है कि भाई जो 1959 में डिक्लेरेशन बना था बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड, उसी को स्ट्रॉन्गर और लीगली बाइंड किया गया था। किसके द्वारा, यानी कि यूएन अडॉप्टेड द यूएनसीआरसी, ठीक है। यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म ये मैंने आप लोगों को बताई दी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिसमय, ठीक है। अब ये कब बना, 20 नवंबर 1989 को ये बनकर आया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, मतलब लागू इसको कब किया गया था, 1990 में, यानी कि 1990 से लागू हुआ था, जब ये सिर्फ 20 कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया था। रेटिफाइड क्या मतलब, एक ठप्पा लगा दिया था, लीगली बाइंड थे वो देश उसके लिए, ठीक है, कि भाई जो भी चीज रहेंगी वो सभी आपके लिए मतलब बाध्य है आप उस काम को करने के लिए, लीगली बाइंड, यानी कि रेटिफाइड उन्होंने किया था, ठीक है। एक होता है साइन, एक होता है रेटिफाइड। तो वो आप साइन और रेटिफाइड में क्या डिफरेंस होता है, देखिए साइन का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, यानी कि आपका इंटेंशन है लेकिन आप बाध्य नहीं है, आप बंधे भी नहीं है उस चीज से, ठीक है। लेकिन रेटिफिकेशन का मतलब फॉर्मल बाइंडिंग एग्रीमेंट, भाई आप उस चीज के लिए बाध्य हो चुके हैं कि आपको वो करना ही कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है रेटिफिकेशन और साइनिंग में डिफरेंस। अब ये कब 1990 में ये फोर्स में आया, ठीक है। 20 कंट्री थे, यानी कि सबसे पहले 20 लोगों ने इसको रेटिफाइड किया था। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो मोस्ट रेटिफाइड ह्यूमन राइट ट्रीटी है हिस्ट्री में, जिसमें 196 कंट्रीज है, यानी कि आज की डेट में कितनी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है, कितने लोग बाध्य हैं इस चीज के लिए, यूएनसीआरसी के लिए, यानी कि बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड जो समझौता है उस पर किसने कितने, मतलब साइन की बात नहीं हो रही, रेटिफाइड का मतलब लीगली बाइंड हो चुके हैं ये देश, 196 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट ह्यूमन ट्रीटी अगर आप लोगों से हिस्ट्री में पूछी जाए तो कौन सी है, ये है यूएनसीआरसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकारों से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिसमय, जिसमें मतलब 196 कंट्रीज ने लीगली बाइंड है वो, मतलब उस चीज के लिए वो बाध्य है, बच्चों का जो भी अधिकार होगा, जो भी कोई कहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चीज उस चीज के लिए ये सारे के सारे देश बाध्य हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई किस देश ने, कौन सा देश, अगर आप लोगों से 4-5 दे दिए जाए कि कौन सा देश बाध्य नहीं है, लीगली बाइंड नहीं है, कौन सा मतलब किसने रेटिफाइड नहीं किया है, तो कौन सा है, यूएसए। यूएसए ने सिर्फ साइन किया है, इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है।
हाँ, साइन कर दिया, मतलब उनका इंटेंशन है कि वो रेटिफाई कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई ये यूएनसीआरसी इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि 1959 का जो डिक्लेरेशन था वो सिर्फ मतलब उसको रेटिफाई नहीं किया गया था यहाँ पर, मतलब जितने भी कंट्रीज थे वो ओब्लाइज टू फॉलो नहीं थे, यानी कि लीगली बाइंड नहीं थे, वो जरूरी नहीं थे कि वो उस चीज को फॉलो करे या ना करे। लेकिन अब इसमें जो भी चीजें बताई गई है बच्चों के अधिकारों के संबंध में, तो जितने भी कंट्री हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है तो वो उस चीज के लिए बाध्य हो चुके हैं कि भाई ये चीज उनके लिए मतलब उनके ऊपर लागू होगी, ठीक है, उनको उस चीज को फॉलो करना ही करना है, कानूनी रूप से वो बाध्य हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा है मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी है हिस्ट्री में, यानी कि 196 कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए, ठीक है, सिर्फ यूएसए को छोड़ के 196 देशों ने इस पर साइन किया हुआ है, तो बहुत बड़ी एक रेटिफाइड ट्रीटी है, बहुत सबसे अधिक अनुमोदित संधि है, ठीक है, इतिहास की सबसे अधिक अनुमोदित संधि है ये, इसलिए ये फेमस है, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि एक तो लीगली बाइंड है और एक मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी है हिस्ट्री में। अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये कौन कौन सी किन चीजों को कवर करता है, तो इसमें क्या है 54 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड बातें शामिल की गई है, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हेल्थ राइट्स, बच्चों के अधिकारों की बात की है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अधिकारों से, और आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। तो जो यूएनसीआरसी है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 54 आर्टिकल्स हैं, जिसमें बच्चों के अधिकारों की बात की गई है और गवर्नमेंट ड्यूटीज क्या रहेंगी उनकी बताई गई है। व्हेन ईच गवर्नमेंट मस्ट डू टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर दीज राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा, मतलब किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो मतलब जो भी अधिकार इसमें बताए गए हैं, इस ट्रीटी में बताए गए, इस संधि में बताए गए हैं, उनको उनको फॉलो करना है, क्योंकि वो लीगली बाइंड है, ठीक है, उस चीज को करने के लिए वो बाध्य है, उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। कहीं पर भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, हेल्थ केयर, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी तो उनको करने के लिए वो बाध्य है, ठीक है। तो बस अब ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि जो यूडीएचआर है वो कब आया था, कब क्रिएट हुआ था, 1948 में, ठीक है। किसकी बात की गई है, ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए ह्यूमन राइट्स की बात की गई। 1959 का जो डिक्लेरेशन था उसमें स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफ चाइल्ड्स राइट, मोरल नोट बाइंडिंग, यानी कि मोरल था कि यानी कि साइन किया गया था, सिर्फ बाइंड नहीं थे कोई भी देश उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। बच्चों के अधिकारों की विशेष मान्यता दी गई थी, नैतिक था, बाध्यकारी नहीं था, ठीक है, लीगली बाइंड नहीं था, फोर्स नहीं कर सकते थे किसी कंट्री को। 1989 में यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, मतलब एक लीगली बाइंड संधि थी जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन और राइट्स क्या क्या रहेंगे वर्ल्ड वाइड उनको इंश्योर करती है, यानी कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी जो विश्व भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करती है। आई होप कि जो मेन चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई है, 1948 में यूडीएचआर, ठीक है, ह्यूमन राइट्स फॉर एवरीवन, 1959 का जो डिक्लेरेशन था वो बच्चों के लिए रिकॉग्निशन की बात करता है कि बच्चों के राइट्स की बात की गई है, ठीक है, लेकिन कोई भी कानूनी रूप से बाध्य नहीं था। लेकिन जो 1989 में यूएनसीआरसी बना वो उसमें वो लीगली बाइंड संधि थी, ठीक है, मतलब जितने भी कंट्री उसका हिस्सा थे वो सारे लीगली बाइंड थे उस चीज को करने के लिए, बच्चों की प्रोटेक्शन, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी विश्व भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करती है ये यूएनसीआरसी। तो ये यूएनसीआरसी को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या यूएनसीआरसी में क्या क्या अधिकार बताए गए, बच्चों के राइट्स, किस तरह के राइट्स की बात की गई है, तो 6 बताए गए हैं, कौन कौन से, आ चाइल्ड एनी ह्यूमन बिलो 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से जो नीचे वाला है वो बच्चा है, एवरी चाइल्ड इज इंटाइटल टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसके जो भी अधिकार रहेंगे 18 साल से नीचे जो है ह्यूमन जो है वो क्या है उसको बच्चा ही ट्रीट किया जाए, उसके जो भी फंडामेंटल राइट्स रहेंगे वो उनको दिए जाने चाहिए। राइट्स टू लाइफ, सर्वाइवल, रिक्रिएशन एंड डेवलपमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड बी हियर्ड, राइट टू फैमिली केयर। ये 6 के 6 आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, 1959 वाले में भी 5-6 बताए गए हैं और इसमें भी, तो ये वाले तो जरूर पढ़ लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि यूएनसीआरसी बच्चों से रिलेटेड एक लीगली बाइंडिंग है, एक संधि है ये इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। 1914 ये तीन चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। 1948 में यूडीएचआर सभी ह्यूमंस के लिए था, 1959 का जो डिक्लेरेशन था वो सिर्फ बच्चों के लिए था, इसमें 10 प्रिंसिपल्स की बात की गई है बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन लीगली बाइंड नहीं था ये। 1989 में जो यूएनसीआरसी बना वो फुल ट्रीटी थी, पूरी की पूरी एक लीगल बाइंड संधि थी, लीगली फोर्स किया गया था, ठीक है। इसमें 54 आर्टिकल्स की बात की गई है। अब ये जो 54 आर्टिकल्स हैं उनमें से मेन कौन से हैं, ठीक है,
तो जो की आर्टिकल्स है वो ये की आर्टिकल्स है, वो अगर आप ध्यान में रख सके तो बहुत अच्छी बात है कि आर्टिकल 2 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, आर्टिकल 8 में आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की बात है, आर्टिकल 13 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस की बात की गई है, और हेल्थ सर्विसेज की बात आर्टिकल 24 में की गई है, 27 में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है, और एजुकेशन की बात 28 में की गई, बच्चों के एजुकेशन की इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात करी हूँ, ठीक है। लेजर एंड प्ले की बात आर्टिकल 31 में, और 42 में राइट टू नो राइट्स, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आप ध्यान में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं रख सकते तो हेल्थ सर्विस मतलब बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 24 है, और एजुकेशन से रिलेटेड 28 है। ये इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन लेवल पर, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा। अब कंपैरिजन टेबल मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाई दी है, तीनों का कंपैरिजन आप समझ सके, क्योंकि तीनों को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। ये सिर्फ मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए लगा दी है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, जो वही चीजें इंक्लूड की हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, कि भाई जो मैंने आप लोगों को बताया है, यूडीएचआर, फिर 1959 का डिक्लेरेशन और यूएनसीआरसी, ठीक है, कि उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, नेचर क्या रहेगा, किस चीज पर फोकस क्या है, स्टेटस राइट मेंशन क्या है, कवरेज क्या क्या है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। इसके बाद बात करेंगे यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें आई और ई भी है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो पहले इसका पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो आई का मतलब क्या था, इंटरनेशनल, और ई का मतलब था इमरजेंसी फंड। तो अभी ये दो वर्ड आई और ई यहां से बिल्कुल निकाल दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म ये होगी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। पहले इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड था, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर बच्चों की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पर जो अफेक्टेड चिल्ड्रन थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर से अफेक्टेड चिल्ड्रन थे, उनके लिए बनाया गया था, क्रिएट किया गया था 1946 में, इमरजेंसी के टाइम पर क्रिएट किया गया था, बच्चों को, उनकी मदर्स को जो भी हेल्प की आवश्यकता थी उनके लिए। लेकिन बाद में 1950 में इसको मैंडेट किया गया था, ठीक है, मैंडेट किया गया था, और 1953 में इसको यूएन एजेंसी का परमानेंट, मतलब ये परमानेंट, इसको परमानेंट बनाया गया था कि भाई सिर्फ इमरजेंसी में ही नहीं, हर टाइम पे इन जनरल भी बच्चों की हेल्प के लिए बनाया गया। तो 1953 में इसको परमानेंट किया गया था, इसका जो नाम था वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। लेकिन जो छोटा नाम है वो यूनिसेफ ही है। तो अगर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये वाली फुल फॉर्म आप लिखेंगे, इंटरनेशनल इमरजेंसी नहीं, वो ड्रॉप कर दिए गए हैं दो वर्ड, क्योंकि इमरजेंसी में नहीं, इन जनरल भी ये काम करता है, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में लगभग 190 कंट्रीज मतलब इससे जुड़े हुए हैं, और उसके मतलब इसमें लगभग 1500 स्टाफ मेंबर्स हैं जो हर टाइम बच्चों की हेल्थ के लिए, चाहे कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस आ जाए बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी तरह का, ठीक है, तो बच्चों से रिलेटेड है ये, तो उसके लिए हर टाइम रेडी रहते हैं। फोकस एरिया इनका क्या क्या है भाई, किस प्रकार की मतलब हेल्प करते हैं, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इमरजेंसी एड, प्रोटेक्शन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज, ठीक है, ये सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, यानी कि इंडिया के लेवल पर बात करें, तो क्या है, एनएचआरसी, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड। ये बच्चों से रिलेटेड किस तरह का, यूनिसेफ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को हर तरह की हेल्प के लिए रेडी रहेगा। लेकिन नेशनल लेवल पर, हम अपने इंडिया के लेवल पर बात करें तो क्या है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और ये कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था, ठीक है। इसका लीगल बेसिस क्या था, यानी कि किसके तहत, किस एक्ट के तहत आएगा, PHRA, ठीक है, PHRA का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत इसको क्रिएट किया गया था। इसका बेस किस पर आधारित था, पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन यानी कि PHRA, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो किस तरह के राइट्स की बात की गई है, सेक्शन 21D में किस तरह के राइट्स की बात की गई कि जो लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा गारंटी दी गई कि भाई इस तरह की हेल्प बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, लाइफ से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वलिटी, डिग्निटी से रिलेटेड, ठीक है, उन सारी चीजों की गारंटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इंडिया में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या है, इनका नाम एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला है जुवेनाइल जस्टिस, यानी कि जो बाल अपराध वगैरह कर देते हैं बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा, उससे रिलेटेड है। इसके बाद है पोस्को एक्ट, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर हो गया,
प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है जो कि 1986 में आया था, ठीक है। बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डियस जॉब्स, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कहीं ऐसी जगह तो जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको बैन करने के लिए। इसके अलावा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट जो 2005 में आया था, इसकी क्रिएटेड एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसकी एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बच्चों की सेफ गार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी कि डिक्लेयर्स मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 18 एंड बॉयज बिलो 21 एज इलीगल, यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है, या जो लड़के हैं उनकी अगर 21 साल से कम उम्र के हैं उनकी शादी होती है तो वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो दीज लॉज प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज एंड इंश्योर देम केयर, राइट्स एंड डिग्निटी, ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट, खासकर इसमें पॉस्को का ध्यान रखना है, एक एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके अलावा आप ये जुवेनाइल जस्टिस को भी ध्यान में रख सकते हैं, सारे एक बार पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन की। ये टॉपिक पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में ही कवर करवाऊंगी। देखिए आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके बाद 50 क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो हो सकता है 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से आप कम से कम आज की इस वीडियो से जो एजुकेशन और डेमोक्रेसी वाला जो रिमेनिंग जो पहला पार्ट था, ठीक है, इक्वलिटी से रिलेटेड है, उसको कवर कर लेंगे। तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि इस सेशन से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो ह्यूमन राइट वाला पार्ट है और इंटीग्रेशन वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इनको कर लेना है बिल्कुल। यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावना है सोशियोलॉजी वाले पार्ट में से। ये एजुकेशन और डेमोक्रेसी और एजुकेशन और इंटीग्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। अब एजुकेशन और इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है, शिक्षा और एकीकरण, इसमें सिर्फ रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में ही समझ लेते हैं ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाए। टॉपिक को मैं डिटेल में करवाती हूँ। क्वेश्चंस हो सकता है बहुत हाई लेवल के ना भी लेके आऊं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्रिएटिंग यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता की बात की गई है कि भाई हमारा जो देश है, ठीक है, वो विविधताओं वाला देश है, तो वहां पर यूनिटी को क्रिएट करना, उसको इंटीग्रेशन कहा गया है। इट रिफर्स टू बिल्डिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस एंड हार्मोनी अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यानी कि एकीकरण का अर्थ है विभिन्नताओं के बीच एकता का निर्माण करना। यह विभिन्नता अलग अलग पृष्ठभूमि, जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, उनमें धर्म, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, इन सब के आधार पर जो डिफरेंट है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लैंग्वेज अलग है, रीजन अलग है, जाति अलग है, कल्चर अलग है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, फिर भी वो बंधे हुए हैं। उनमें किस तरह की सेंस को डेवलप करना, बिल्ड करना, बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस और हार्मोनी को डेवलप। आई होप कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई एजुकेशन और इंटीग्रेशन में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन का इंटीग्रेशन से। तो एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल साधन है जिसके द्वारा इमोशनल, सोशल, कल्चरल, नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशन के द्वारा ही आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन के द्वारा ही बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। किसी भी कल्चर के हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हैं, किसी भी तरह का उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जाति अलग है, धर्म अलग है, तो जब वो एक साथ एक जगह पढ़ते हैं तो वहां से उनमें इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना डेवलप होती है। किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। एजुकेशन ही अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड वैल्यूज को प्रमोट करती है। किसके थ्रू, करिकुलम, एक्टिविटीज, बिहेवियर, स्कूल फॉस्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि स्कूल में जो भी करिकुलम होता है, जो भी एक्टिविटीज होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ जो भी बिहेवियर करते हैं, ठीक है, तो वहां से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना बच्चों में डेवलप होती है, यानी कि अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, ठीक है। यही एजुकेशन का मेन रोल है, ठीक है। इसी तरह से एजुकेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन प्रमोटेड बाय एजुकेशन। भाई अलग अलग तरह का एकीकरण है जो कि एजुकेशन के द्वारा प्रमोट किया जाता है, जैसे इमोशनल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। इमोशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, भावनात्मक एकीकरण, यानी कि क्या करता है, इमोशंस की बात की गई, बिल्डिंग लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, भाई देश के प्रति, ठीक है, लव और लॉयल्टी की भावना को बिल्ड करना। सोशल मतलब सामाजिक एकीकरण की बात हो रही है कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल
कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटीज। कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब दूसरों का जो भी कल्चर और ट्रेडिशन है उनको समझना, ठीक है, उनकी समझ को विकसित करना, प्रमोट करना। नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति और यूनिटी की भावना को डेवलप करना। तो ये अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन है जो एजुकेशन के द्वारा ही प्रमोट होते हैं, ठीक है, चाहे वो इमोशनल इंटीग्रेशन हो, सोशल हो, कल्चरल हो, नेशनल हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। भाई टीचर्स का क्या रोल है इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में? तो टीचर का क्या रोल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, ठीक है। पहला क्या है, प्रमोटर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता की भावना को प्रोत्साहित कौन करता है? टीचर। बच्चों में इस तरह की फीलिंग्स को डेवलप करता है, ठीक है। रोल मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इक्वलिटी, यानी कि सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना, ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, ठीक है, एक रोल मॉडल के रूप में टीचर हो सकता है, सेक्युलरिज्म और इक्वलिटी के रोल मॉडल के रूप में। इमोशनल बॉन्डिंग एंड मोरल एजुकेशन, यानी कि भावनात्मक जुड़ाव और नैतिक शिक्षा कौन प्रोवाइड करता है? टीचर प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को प्रमोट करता है, कॉन्फ्लिक्ट और को रिजोल्व करता है, पीस को बिल्ड करता है, ठीक है। बच्चों में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसको कौन रिजोल्व करता है? टीचर ही करता है कि भाई आप मतलब दोनों बच्चों के बीच में समझौता करवाना, दो ग्रुप के बीच में समझौता करवाना और पीस को बिल्ड करता है, ठीक है, कि आपको प्यार से शांति से रहना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए प्रमोट करता है। इंक्लूसिव प्रैक्टिस, यानी कि भेदभाव रहित, किसी प्रकार का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव की बात की गई है, ठीक है, समावेशन की बात की गई, भेदभाव रहित समावेशी वातावरण को सुनिश्चित करता है। तो ये टीचर का रोल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, सेक्युलरिज्म और इक्वलिटी के लिए रोल मॉडल है, ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग और मोरल एजुकेशन, ठीक है। डेमोक्रेटिक और ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है, पीस को बिल्ड करता है, गाइड और बच्चों को गाइड करता है, साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करता है। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को भी बताता है बच्चों को कि किस तरह से एक साथ रहकर बिना किसी भेदभाव के मतलब एक इस तरह के वातावरण को क्रिएट करता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक था रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग इंटीग्रेशन। भाई जो पहले तो टीचर का क्या रोल रहेगा, दूसरा क्या है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहेगा इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल रहेगा? क्या रोल रहेगा? करिकुलम डिजाइन, ठीक है भाई, इंस्टीट्यूशन में जो भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है उसमें सब्जेक्ट इस तरह के होने चाहिए जैसे सिविक, हिस्ट्री, मोरल एजुकेशन, कल्चरल स्टडीज दैट फोस्टर, जो कि यूनिटी को फोस्टर करे, ठीक है। दूसरा है सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज एंड फेस्टिवल। हम कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह इस तरह के जो डेज है, नेशनल डेज है, फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ठीक है। रीजनल फेस्टिवल्स जो कि हार्मोनी को प्रमोट करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज जो कि इंस्टीट्यूशंस में करवाई जाती हैं, डिबेट, सॉन्ग, प्ले, फोक डांस, जो कि कल्चरल एक्सचेंज और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू बिल्ड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है हमारे देश में, अलग अलग विविधताओं वाला देश है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, कश्मीर की तरफ जाएंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग है, बिहार, यूपी, इन सब की अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, विभिन्न भाषा और साहित्यों के माध्यम से विविधताओं का सम्मान बढ़ाना। नेक्स्ट है मॉर्निंग असेंबलीज एंड वैल्यूज टॉक। हर स्कूल में हर जगह आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली होती है ताकि वैल्यूज से रिलेटेड वहां पर डिस्कशंस किए जाते हैं। प्रमोटिंग वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, टॉलरेंस, यूनिटी थ्रू डेली प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये हर इंस्टीट्यूशन में होता है आजकल। इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूजन की बात की गई, किसी प्रकार का जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीस क्लब्स एंड इंटीग्रेशन कैंप्स, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल एक्सचेंज, पीस बिल्डिंग कैंप, कल्चरल एग्जीबिशन, शांति क्लब और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से समरसता को बढ़ावा देना। ये किसका रोल रहेगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। ये सारे पॉइंट मेन आप ध्यान में रखेंगे कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में। तो करिकुलम डिजाइन, नेशनल डेज और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, को करिकुलर एक्टिविटीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मॉर्निंग असेंबलीज, वैल्यू टॉक, इंक्लूसिव एंड पीस क्लब्स एंड इंटीग्रेशन कैंप्स, ठीक है। अब एक चीज और मैंने यहां पर ऐड की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में तो नहीं दी गई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भी गवर्नमेंट की स्कीम किस तरह से इंटीग्रेशन को, ठीक है, इंटीग्रेशन को सपोर्ट करती है थ्रू एजुकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है जो इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है एजुकेशन के थ्रू? तो क्या क्या है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और मेन इनका क्या टास्क है वो भी पता होना चाहिए। पहला है एनआईसी। अब एनआईसी का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। ये क्या करती है?
प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण और समरसता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं जो कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उनको रिजोल्व करने का, उनको एड्रेस करती है। दूसरा है एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, ये क्या करती है, इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विसेज एंड सोशल हार्मोनी एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल चीजें, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। तीसरा है एनसीसी, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। हर स्कूल में, मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा एनसीसी होती है, सभी जानते हैं, ठीक है। नेशनल कैडेट क्रॉप्स किसको डेवलप करती है, डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म एंड यूनिटी अमंग यूथ थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्टिविटी। इसके बाद है एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, यानी कि ये क्या है, ये तो मोदी जी का ही नारा है, ठीक है, बहुत बार बोलते हैं वो, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की बात करते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट्स, यानी कि राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, उनमें आपस में समझ को विकसित करना है। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसए, ठीक है, ये क्या करती है, इंश्योर करती है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सभी बच्चों के लिए समावेशी और समान शिक्षा को सुनिश्चित करती है। कौन, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके बाद है रमसा, देखिए रमसा की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है, तो यहीं से आप पकड़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। किस पर फोकस करता है, फोकसेस ऑन इंप्रूविंग सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव करने और जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो क्षेत्रीय असमानता है, उनको रिड्यूस करने पर ये फोकस करता है। एक होता है रूसा, ठीक है, रूसा की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका क्या काम है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने कई उसमें वीडियो में करवाया है ये, ठीक है, जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाली वीडियो में शायद आपको मिल जाएगा। इसके बाद है एनडीपी 2020, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगी, ठीक है, इंफेसाइज, यानी कि मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषावाद, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात स्पेशली की गई है एनडीपी 2020 में, ठीक है। तो एनडीपी 2020 को तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका टॉपिक एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि मैंने जब टॉपिक्स आप लोगों को करवाए थे तो ये टॉपिक मैं वहां पर नहीं करवा पाई थी, ठीक है। और जो उसका एजुकेशन और डेमोक्रेसी का रिमेनिंग पार्ट था, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली बच्चों के संदर्भ में, वो हमने आज की इस वीडियो में किया। अब इन दोनों तीनों टॉपिक से रिलेटेड, ये यानी कि एजुकेशन और डेमोक्रेसी का कंप्लीट जो टॉपिक है, जो वो वाली वीडियो है वो भी देखेंगे, और आज के टॉपिक में, आज की इस वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट हमने किया है वो भी देखेंगे, एजुकेशन और इंटीग्रेशन वाला, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो मिस नहीं करना है। आज की इस वीडियो से आप कम से कम 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 तो आप मान के चलिए कि आपको 3 पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं दे रही, क्वेश्चन से जरूरी नहीं है कि भाई जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वही आपको मिलेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बस क्वेश्चन से थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट से चीजें आपको क्लियर होंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटोस, व्हाट डू यू मीन बाय। तो ये डिफरेंट दे देंगे, क्रेटोस को अलग अलग तोड़ के किसी भी तरह से दे देंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो डेमोस और क्रेटोस 2 शब्दों के मेल से बना है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए, 2 शब्दों के मेल से बना है, डेमोस और क्रेटोस, ठीक है। डेमोस का मतलब क्या है, पीपल, ठीक है, क्या है, पीपल, और क्रेटोस का मतलब है रूल, या हम कहेंगे पावर, ठीक है। किसकी पावर है, लोगों की पावर है, ठीक है। तो पावर मतलब लोगों का शासन है, जनता का शासन है, ठीक है। तो मतलब क्या है, पीपल एंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who famously defined democracy as government of the people, by the people and for the people, यानी कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, किसके द्वारा कहा गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की 3 मेन फॉर्म है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इनमें से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो बिल्कुल होगा कि भाई हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जवाबदेही होनी चाहिए विधानमंडल की, पावर विद डिक्टेटर्स और इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो कानून के सभी के समक्ष सभी समान है। पावर विद डिक्टेटर्स, यानी कि डिक्टेटर्स की पावर की बात नहीं की गई है, ठीक है, कि भाई क्या तानाशाहों के पास सत्ता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में बिल्कुल इसका फीचर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस, यानी कि किसकी बात की गई है, आर्थिक लोकतंत्र किस बात पर फोकस करता है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो वेल्थ है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये गरीब और अमीर की जो खाई है उसको बिल्कुल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फ्रीडम इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डज दिस एम्फसाइज, ठीक है, यानी कि फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी की सोल है, तो कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इस पर एम्फसाइज करता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस या फ्रेटर्निटी, ठीक है।
है। लिबर्टी हम फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वलिटी से रिलेटेड है, जस्टिस वाला जस्टिस से रिलेटेड है, फ्रेटर्निटी में हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, तो कौन सा होगा, लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये प्रियम्बल तो आप लोगों को देख लेना है, कितने तरह की लिबर्टी की बात की गई है, इक्वलिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, ठीक है, क्या कुछ कहा गया है, ठीक है, हमारा जो देश है वो क्या है, किस तरह का बताया गया है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, सोवेरियन रिपब्लिक कंट्री है, ये 4-5 करेक्टरिस्टिक्स बताई गई है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल मैंने इंक्लूड किया हुआ है किसमें, डेमोक्रेसी एजुकेशन वाली वीडियो में, वहां से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों में कौन सा नहीं है, जस्टिस, फ्रीडम, फ्यूडलिज्म और इक्वलिटी। तो जस्टिस की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई, इक्वलिटी की गई है, फ्यूडलिज्म यानी कि जातिवाद की बात नहीं की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रिफर्स टू द गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि चुनावित प्रतिनिधियों द्वारा शासन, यानी कि जो भी जनता जो है गवर्नमेंट को चूज करती है, यानी कि किसके द्वारा, चुनावित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। हमारे देश में क्या होता है कि जो भी जनता जिसको इलेक्ट करती है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सरकार मतलब चलाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा, चुनावित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, ये किसका नाम है, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या इंडस्ट्रियल। तो किसका नाम है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। ठीक है, पॉलिटिक्स में हम इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी इन डेमोक्रेसी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ब्रॉदरली यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। तो आपको पता ही चल गया होगा, ब्रॉदरहुड की बात करते हैं। ठीक है, भाईचारे की एकता और सभी के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए फ्रेटर्निटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रिक्वायर्स एवरी सिटीजन टू हैव इक्वल लीगल राइट्स, यानी कि कौन सा लोकतांत्रिक सिद्धांत हर नागरिक को बराबर कानूनी अधिकार देता है। तो कौन सा देता है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिसिप्लिन। तो कौन सा देगा भाई, जस्टिस ही देगा। लीगल राइट्स की बात हम किस में करते हैं, जस्टिस में करते हैं। नेक्स्ट है हु एम्फसाइज दैट एजुकेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डेमोक्रेसी, यानी कि ये किसने कहा है कि भी जो एजुकेशन है वो डेमोक्रेसी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो एक फैक्चुअल बात है, किसने बोली है, जॉन ड्यूई ने बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल मेथड अलाइंस बेस्ट विद डेमोक्रेटिक टीचिंग्स, यानी कि इनमें से कौन से टीचिंग मेथड्स, ठीक है, एजुकेशनल मेथड्स डेमोक्रेटिक टीचिंग के साथ अलाइन करेंगे। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन, डिक्टेशन, पनिशमेंट बेस्ड डिसिप्लिन। तो दो तो बिल्कुल ही गलत है, रोट मेमोराइजेशन भी गलत है, कौन सा होगा, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इन अ डेमोक्रेटिक स्कूल हु शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विद्यालय में प्रशासन की जिम्मेदारी किसके बीच बटी होती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैसे शेयर होती है, ओनली हेडमास्टर, गवर्नमेंट ओनली, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइंटली, पेरेंट्स ओनली। तो जब डेमोक्रेटिक स्कूल्स की हम बात करते हैं तो सभी में शेयर होती है पावर। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं विच डेमोक्रेटिक वैल्यू इंक्रीजेस लिव एंड लेट लिव, यानी कि कौन सा लोकतांत्रिक मूल्य, जीने दो मतलब जीवो और जीने दो। ठीक है, जीने दो और जीने दो नहीं होगा, क्या होगा, जीवो और जीने दो। ठीक है, का संदेश देता है, कौन सा देता है, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस या जस्टिस। तो कौन सा देता है, टॉलरेंस, कि भाई खुद भी रहो और हमें भी जीने दो। ठीक है, लेट लिव एंड लेट लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड, यानी कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लिमिटेड फ्रेंचाइज, रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग या इलेक्टोरल कॉलेज। तो किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वहां पर जब मैंने करवाए थे, डेमोक्रेसी वाला पार्ट करवाया था, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में मिल जाएगा कि भाई हर व्यक्ति को सार्वभौम वैश्विक मतदान अधिकार, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि सभी को मत देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक फीचर, यानी कि सरकार की विधायक मंडल के प्रति जवाबदेही होती है, तो ये किस लोकतांत्रिक विशेषता का उदाहरण है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, तीसरा होता है जुडिशरी, ठीक है, जो नियम कानून की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार का दंगा फसाद हो जाता है तो उसके लिए जुडिशरी है। ठीक है, तीन मेन फॉर्म्स है। अब ये क्या है कि भाई अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की टू द लेजिस्लेचर, यानी कि सरकार की विधायक मंडल के
के प्रति जवाबदेही। तो ये किस डेमोक्रेटिक फीचर की बात की गई है? पॉलिटिकल लिबर्टी, चेक्स एंड बैलेंस, सोशल इक्वलिटी या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो देखिए ये क्या है, ये एक डेमोक्रेटिक फीचर है, ठीक है, कि भाई सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। तो ये 3 लेवल पर चीजें होती है कि एक तो नियम कानून बनाती है, दूसरा एग्जीक्यूट करती है, तीसरा क्या करता है, जुडिशरी। जब कोई दंगा हो जाता है तो उसके लिए जुडिशरी है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो गवर्नमेंट है, मतलब ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक फीचर है जिसमें जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है। तो वो इसमें क्या किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाब देना है आपको सरकार को, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो जो भी पावर्स अलग अलग डिवाइड हो रखी हैं उनको चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि जो भी पावर अलग अलग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पावर डिवाइड हो रखी है उनका कहीं पर कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो ये एक डेमोक्रेटिक फीचर है जिसमें चेक और बैलेंस आ जाएगा कि भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लिमिट है, उनका कहीं पावर का कहीं कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं उसके लिए, चेक और बैलेंस, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल होगा, चेक और बैलेंस, कि वहां पर चेक किया जाता है, बैलेंस नियंत्रण बना के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में शिक्षा का कौन सा कार्य है? प्रमोटिंग सोशल लिविल्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल वैल्यूज, इंक्रीजिंग डिस्क्रिमिनेशन, फॉस्टरिंग डिक्टेटरशिप। तो समझ गए होंगे, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स एवरीवन्स वोट हैज इक्वल वैल्यू, ठीक है। तो मतलब हर व्यक्ति के वोट की इक्वल वैल्यू है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये क्या है कि कौन से डेमोक्रेटिक फीचर्स की बात की गई है, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल या सोशल जस्टिस या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कौन सा है ये, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मतदान अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एम्स प्राइमरीली टू, यानी कि जो मानव अधिकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट पैट्रियोटिज्म ओनली, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इक्वलिटी, इन्फोर्स कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, इंक्रीज ऑथोरिटेरियनिज्म। तो क्या होगा, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इक्वलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, मतलब जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रीएम्बल है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत को क्या घोषित करती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी। तो क्या डिक्लेयर करती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवेरियन, ठीक है। कुछ एक विशेषताएं वहां पर बताई गई हैं, सोवेरियन, सेकुलरिज्म, एक दो और है वो आप देख लेना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी मींस पीपल्स पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम ये जानते हैं कि भी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों की पावर और रिप्रेजेंटेशन। विच फॉर्म रिफ्लेक्ट दिस, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या डायरेक्ट। तो कौन सा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वलिटी, यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है? तो किसमें की गई है, 14 to 18 में की गई है, आर्टिकल 14 to 18 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है, इज इंश्रिंड इन द, कहां पर ये बात की गई 5 तरह की लिबर्टी की? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसमें बताया गया है 5 तरह की लिबर्टी? हमारा जो प्रीएम्बल है, ठीक है, हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा कितने तरह की जस्टिस की बात की गई है, इक्वलिटी कितने तरह की बताई गई है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, द मोस्ट वैलिड इंडिकेटर ऑफ गुड क्लासरूम डिसिप्लिन, यानी कि एक अच्छी कक्षा, मतलब अच्छे कक्षाई अनुशासन का सबसे वैलिड इंडिकेटर इनमें से क्या होगा, कि आप कैसे कहेंगे कि भी जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है, इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ नॉइस एंड डिसऑर्डर, द डिग्री टू विच पीपल मास्टर कोर्स कंटेंट एंड स्किल्स, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य वस्तु और कौशलों में प्रवीणता हासिल कर लेना। पीपल कंफर्मिटी टू रूल्स एंड डायरेक्टिव्स, यानी कि नियम और निर्देशों के प्रति विद्यार्थियों की अनुरूपता, भाई उनको फॉलो कर रहे हैं। द एक्सटेंट टू विच पीपल्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा स्व निर्देशन की जिम्मेदारी स्वीकार करने की सीमा। तो कौन सा सबसे बेस्ट इंडिकेटर होगा, द एक्सटेंट टू विच पीपल्स एक्सेप्ट, यानी कि जहां पर बच्चे खुद अपने मतलब सेल्फ डायरेक्टेड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो टर्म है इसका मतलब क्या है कि दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड यानी कि जो सभी विद्यार्थी हैं वो क्या होने चाहिए, आगे आपको कंप्लीट करना है इसको, बी अलाउड टू प्रूव देयर कैपेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, receive equal representation in jobs, receive equal education irrespective of their caste, creed, color, region and religion, be selected on the basis of entrance test। तो आपको पता ही चल गया होगा कि सभी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, किसी के साथ कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन, रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से यानी कि डिसिप्लिन का एजुकेशन के अप्रोचेस के साथ पेयर किया गया तो कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुशासन शिक्षा की पद्धति के कौन से युग्म बिल्कुल सही है। इम्पोज्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि थोपा हुआ तो लर्नर सेंटर्ड हो नहीं सकता, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। सेल्फ कंट्रोल्ड लर्निंग सेंटर, तो सेल्फ कंट्रोल्ड लर्निंग सेंटर अप्रोच यानी कि सेल्फ कंट्रोल की हम बात करते हैं लर्निंग सेंटर अप्रोच में, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी टीचर सेंटर्ड अप्रोच, तो सहभागिता में हम सिर्फ टीचर सेंटर्ड अप्रोच की बात नहीं करते, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ आपका दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर यूएनसीआरसी द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस इज मेंशन्ड इन। देखिए यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म क्या होगी, जो कि 1989 में हमने बात की थी। ये टॉपिक तो आज की वीडियो में ही मैंने करवाया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें राइट टू प्रोटेक्शन, वायलेंस से प्रोटेक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई, तो यूएनसीआरसी में 54 आर्टिकल्स की बात की गई। तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स बताए थे, तो वायलेंस से प्रोटेक्शन का कौन सा था, आर्टिकल 19 टू 28, 31। ठीक है, तो 28 तो आई थिंक एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन या हेल्थ सर्विस, दो तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा जिसमें वायलेंस से प्रोटेक्शन की बात की गई है, आर्टिकल 19। तो वो 5-7 जो आर्टिकल्स मैंने बताए थे वो तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, 54 के 54 करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनएचआरसी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएचआरसी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1990, 91, 93, 95। तो कब किया गया था, 1993। और अक्टूबर में कौन सी डेट थी वो भी आप मुझे बताएंगे। और इसके अलावा एक कमेंट और करके बताना है मुझे कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब हमने डिसिप्लिन की बात की, तो डिसिप्लिन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और आएंगे कि जैसे 3 मेन अप्रोचेज हैं, ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन, परमिसिव डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन अधिकार की बात हम करें, टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहेगा। ठीक है, एजुकेशन का कौन सा अप्रोच से रिलेटेड रहेगा, टीचर सेंटर्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी भी, स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज्ड, ऑबिडियंस डिमांडेड। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन्ड थ्रू फियर एंड पनिशमेंट, डर के द्वारा, मतलब इम्पोज की हम बात करें, स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे जो कि थोपे जाते हैं, वो वाली चीज, अधिकारवाद की बात हो रही है। ठीक है, परमिसिव मतलब उदारवादी अनुशासन, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रहेगा, यानी कि यहाँ पर बहुत कम रूल रहेंगे या मैक्सिमम फ्रीडम रहेगी बच्चों की, बिल्कुल लिटिल गाइडेंस रहेगा टीचर का। लेक ऑफ डिसिप्लिन, यहाँ पर केयरलेसनेस भी हो सकता है कि भाई डिसिप्लिन की कमी है यहाँ पर। ठीक है, परमिसिव डिसिप्लिन में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन है वो क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच है, यानी कि रूल्स एग्जिस्ट विद रीजंस, इंक्रीज कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन की रहेंगी। इसको हम कौन सा अप्रोच है, बैलेंस्ड अप्रोच है। ठीक है, तो ऑथोरिटेरियन टीचर सेंटर्ड हो गया, परमिसिव चाइल्ड सेंटर्ड हो गया और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन बैलेंस्ड अप्रोच हो गया। ठीक है, इनके एग्जांपल्स भी ये सारों के मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आइए देखते हैं। अब ये डिसिप्लिन से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पहले बताया है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज दैट ऑफ, यानी कि कक्षा में अनुशासन के संबंध में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मेंटेनिंग ऑर्डर इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में व्यवस्था बनाए रखना, मेंटेनिंग कंडीशंस कंड्यूसिव टू इफेक्टिव एकेडमिक लर्निंग, यानी कि प्रभावी शैक्षिक अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना, टीचिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी, यानी कि प्राधिकार के प्रति सम्मान सिखाना, अथॉरिटी के प्रति किस तरह से रिस्पेक्ट करना है वो बताना, टीचिंग पीपल सेल्फ डिसिप्लिन, विद्यार्थियों को आत्म अनुशासन सिखाना। तो सबसे मतलब बेस्ट क्या रहेगा, मेंटेनिंग कंडीशंस कंड्यूसिव टू इफेक्टिव एकेडमिक लर्निंग, यानी कि बच्चों को प्रभावी शैक्षिक अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज डेवलप्ड एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन विच मैनी
adults had been subjected to during their childhood, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार अधिनायकवादी अनुशासन के विद्रोह के रूप में विकसित हुआ जिसका अनुभव कई वयस्कों ने अपने बचपन में किया था? तो कौन सा था जो ऑथोरिटेरियन के अगेंस्ट में आया था? वो कौन था? परमिसिव डिसिप्लिन। ठीक है, यानी कि अब कई वयस्कों ने अपने बचपन में भी अनुभव किया था। तो डेमोक्रेटिक नहीं था, कौन सा था? परमिसिव। ठीक है, अनुमति पूर्ण अनुशासन, अपनी मर्जी से बच्चे काम करते हैं। ठीक है, उसकी विद्रोह की, किसकी विद्रोह के रूप में आया था? ये ऑथोरिटेरियन डिसिप्लिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये सेकंड रहेगा इसका आंसर। आपने कर लिया है, मैंने करवाया है ये आई थिंक। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, एजुकेशन का राइट इंडिया में बात की गई है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? 19A, 21A, 16A, 15A। तो किस में आएगा? 21A। और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा एजुकेशन का जो अधिकार था, वो जो कि हमने UNCRC में बात की थी। ठीक है, उसमें जो 54 आर्टिकल्स बताए गए थे, तो उसमें एक एजुकेशन की भी मैंने बताया था और एक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन कौन से आर्टिकल में बात की गई? इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच कमीशन एम्फसाइज एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इमेंसिपेशन फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि किस आयोग ने लोकतंत्र के लिए शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का साधन बताया है? किसमें कहा गई, किसमें कही गई है ये बात? तो ये कही गई है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, और ये वाला कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, द राइट टू बी हर्ड, यानी कि बच्चों को सुना जाना चाहिए। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन इज कवर्ड अंडर UNCRC आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में कि भाई बच्चों को सुना जाना चाहिए? UNCRC के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो किस में की गई है? 12। ये कुछ मेन आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बताए थे वहां पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया इज, यानी कि जो भारत में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मोरल राइट है या लीगल राइट है? तो किस प्रकार का है? फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स, इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वल वेल्थ फॉर ऑल सिटीजन्स, रिड्यूसिंग लार्ज गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, सेम इनकम फॉर ऑल जॉब्स, नेशनलाइजिंग ऑल इंडस्ट्रीज। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब क्या है कि भाई रिड्यूसिंग लार्ज गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच की बड़ी खाई है उसको कम करना। ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल का मतलब यहाँ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था? यानी कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में। ये तो नेट में भी पूछा गया है इवन देन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इज अनहेल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन किस लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखता है? ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो किसकी बात की गई है कि मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, भाई कानून के समक्ष सभी समान है, विधि का शासन। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल इंश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन थ्रू विच आइडियल्स, यानी कि भारत प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता किस आदर्श के माध्यम से सुनिश्चित करती है? ठीक है, इसकी बात कौन करता है? जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या इक्वलिटी? ठीक है, इक्वलिटी मतलब समानता की बात की गई, फ्रेटर्निटी में बात की गई है। ठीक है, ब्रदरहुड की बात की गई है। ठीक है, क्या कहा गया है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड इफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी आर योर एम यू मस्ट टीच सेल्फ गवर्नेंस। तो ये कोट है। ठीक है, एक डेफिनेशन है, किसके द्वारा कही गई है? मैंने पहली डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाली जो वीडियो है आई थिंक पहली ही स्लाइड में ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो किसने कही है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एडलस हक्सले ने ये डेफिनेशन दी है कि भाई जो यदि आपका उद्देश्य स्वतंत्रता और लोकतंत्र है तो आपको आत्म शासन सिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। द UNCRC आर्टिकल 28 गारंटीड विच राइट, यानी कि जो UNCRC का अनुच्छेद 28 है वो किस अधिकार की गारंटी देता है? राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू प्ले। तो किसकी बात की गई है? राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। ये मैंने पहले भी पूछा है आपसे, तो यहाँ पे पता ही चल गया होगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पर 28 आर्टिकल है और हमारे इंडिया में 21A आर्टिकल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम साइकोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज तक यहाँ तक आपका जो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पार्ट है जहां से आपके 22 से 28 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी इंक्लूड कर दी है और ये जो एमसीक्यूज है वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है तो कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हो। अभी थोड़े थोड़े कमेंट्स जो बच्चे रेगुलर हैं उनके आने लगे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि अगर 400-500 बच्चे एक वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम 100 कमेंट तो जरूर आने चाहिए, ठीक है। और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल भी सर्च इंजन में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप किया करो।